नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय श्री बालाजी। हर हर महादेव। मैं सूरज यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी, जहां मैं आप लोगों के लिए लाता हूं सच्चाई पर आधारित भूत प्रेत और काली शक्तियों की सच्ची और डरावनी कहानियां। तो चलिए बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं आज की एक और सच्ची और खौफनाक कहानी की। आज की कहानी के नाम से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस कहानी का जो किरदार है उसका संबंध सीधा मुझसे है, जो कि मेरा किराएदार है पिछले 10-12 सालों से। और हाँ, आप सभी लोगों ने जो मुझे प्यार दिया और सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ये कहानी मुझे मेरी वाइफ ने सुनाई है, और जब उसने मुझे ये सब कहानी बताई उसके बारे में कि पवन के बारे में, तो मैं थोड़ा सा डर भी गया। देखो सच बताऊं, डर तो सबको ही लगता है, और अगर मुझे पहले से पता होता कि पवन के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी उस समय, तो मैं उसे दोबारा रेंट पर कमरा कभी नहीं देता। तो कहानी है मेरे बहुत ही पुराने किराएदार के बारे में, जिसका नाम है पवन। पवन लगभग 10-12 सालों से मेरे ही ऊपर वाले फ्लोर के एक कमरे में रहता है। हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे लगभग 5-7 कमरे बने हुए हैं, 7 कमरे बने हुए हैं। उन 7 कमरों में से एक कमरा पवन के पास भी था, और वो आज भी यहीं रहता है। घर में है उसका एक छोटा भाई, उसकी पत्नी मालती, और अब तो एक छोटी सी बेटी भी है उसकी। वो मेन मार्केट में एक होलसेलर के यहाँ काम करता है, हेल्पर का, लगभग 5-6 साल से। लगभग 2-3 गली दूर उसकी एक भाई और बड़े भाई और भाभी भी रहते हैं। दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन हैं बड़े भैया और भाभी बोलता है उनको। पर जो घटना उसके साथ जो घटी थी, जिसके बारे में मैं सुन के आज डर रहा हूँ, वो घटना उसके साथ आज नहीं घटी है, बल्कि ये 2 साल पहले की है। बात है मई 2021 की। पवन की नई नई शादी हुई थी। गांव से अपनी नई नवेली दुल्हन को लाए उसे अभी हमारे यहाँ 1 महीना भी नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे परिवार, अच्छी फैमिली की तरह वो लोग रह रहे थे यहाँ पर। और एक दिन वो मेरे पास आता है और बोलता है कि भैया अब ना मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मैंने बोला बता भाई, कोई प्रॉब्लम है तेरे को? तो कुछ घर में कोई प्रॉब्लम है? तेरी भाभी कुछ डांट वाट दिया कभी क्या? बोला नहीं नहीं भैया, बात वो नहीं है। असल में क्या है कि जो जिन मकान दुकान मालिक के यहाँ मैं काम करता हूँ ना, उन्होंने अपने गोदाम के ऊपर वाला पूरा फ्लैट मेरे को फ्री में रहने के लिए दे दिया है। मैं ठीक है भाई, बाकी मर्जी है तेरी। कह रहा भैया देखो, फ्री तो है ही, आप समझ रहे हो ना, यहाँ तो चाहे थोड़े ही पैसे देता हूँ, लेकिन पैसे देता तो हूँ। ये पैसे मेरे बच जाएंगे, ये मेरे घर में काम आएंगे, कुछ बचत हो जाएगी मेरी। तो मैंने उसको थोड़ा समझाया, मैं भाई देख एक बात बता, फ्री में कोई किसी को देता है क्या कोई चीज़? कह रहा नहीं नहीं, हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, होंगे अच्छे, लेकिन फिर भी तो सोच ले कि अभी अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तेरी बीवी गांव से आई है, रहन सहन उसे इतना यहाँ का पता भी नहीं है, और वहाँ अकेला रहेगा। यहाँ कम से कम 5-6 लोग ऊपर हैं, कोई प्रॉब्लम होती हो तो देखने वाला तो होता है कोई, और नीचे हम हैं यहाँ पर, तो 10 साल बाद 10-12 साल से हमारे यहाँ भी रह रहा है। अब उसे नहीं आई समझ उसे। मैंने बोला सोच भाई थोड़ा बहुत तो जब मैं ज़्यादा बोलने लगता हूँ तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो भैया अपने किराए का कमरा खाली हो जाएगा ना, उनका अपने किराए के लालच में बोल रहे हैं। और वो मेरी एक नहीं मानता, और वहाँ से अगले ही दिन ही कमरा खाली करके चला जाता है उस नए वाले फ्लैट में जो उसके दुकान मालिक ने उसको किराए पर फ्री में दे दिया है। पूरा लगभग 100 गज का फ्लैट। देखो वैसे लड़का बहुत अच्छा है, बहुत इज्जत करता है मेरी, करता था और करता है आज भी। एक बच्ची का बाप हो गया है वो, छोटी सी बच्ची का। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको डांट भी देता हूँ ना किसी बात पर, तो कभी उसके ऐसा नहीं होता कि भैया ने मेरे को डांट दिया। बिल्कुल बड़े भाई की तरह मानता है अपना। लेकिन क्या ही कहें, वो फ्री का लालच, आप जानते हैं ना कि फ्री में तो हमारे यहाँ कुछ भी मिल जाए, रोड पर से मट्टी भी उठाने को तैयार हैं लोग। तो यहाँ जिस फ्लैट का किराया लगभग 10-12 हज़ार हो और वो आपको फ्री में मिल जाए तो कौन ही छोड़ता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस मकान में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, इस मकान के ऊपर ही वीडियो बना हमारी किराएदार के ऊपर। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इस मकान के बारे में बता दूं। जब मुझे पवन की कहानी के बारे में पता चला अपनी वाइफ से, तो
मैंने भी उस मकान, मैं ज़्यादा दूर तो है नहीं वो प्लॉट, हमारे यहाँ से 2-3 गली छोड़ कर ही है। तो मैं वहाँ पता करने के लिए गया कि यार सच भी है ये फिर, या फिर ये पवन की बीवी मालती ने ऐसे ही कहानी बना दी और मेरी वाइफ को डरा रही हो, या फिर होता ना कि उसे पता चल गया हो, या आप जानते हैं ना लेडीज़ वगैरह आपस में बातों बातों में बता देती हैं कि आजकल तुम्हारे भैया ये भूत प्रेत वाली कहानियाँ सुनाते हैं यूट्यूब पर, तो उसने खामखा कोई कहानी बना दी हो। तो मैं उधर जाकर पता वता करा कि क्या सच में इस घर में कुछ ऐसा है भी। तो सामने, उसके घर के सामने वाले जो पड़ोसी हैं, जो उस घर के बिल्कुल सामने रहते हैं, उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है। मैंने जब उनसे पूछा, मैं यार ऐसा ऐसा इस घर में कुछ है क्या प्रॉब्लम, तो बोला क्यों भैया, आपको क्यों, क्या मतलब है, खरीद रहे हो क्या इस प्लॉट को? मैंने कि नहीं यार, खरीद वरीद नहीं रहा हूँ, ऐसी कोई बता रहा था ऐसे कोई प्रॉब्लम है यहाँ इस घर में। तो वो बताती है कि हाँ, कि वो भाभी जी वहाँ पर जो है, कि इस घर में जो सब कुछ होता है ना यहाँ पर, उसका कारण है यहाँ 5-6 साल पहले एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें 2 लोगों की तो अचानक से मौत हो गई, और एक जो था उनमें से, उसका आज तक कोई पता नहीं चला। मौत हुई थी एक लगभग 5-6 साल के बच्चे की, और उसकी 32 से 33-34 साल की उसकी मदर रही होंगी, उसकी माँ। और जो उस घर में आदमी था, मतलब इस बच्चे का पिता, उसका आज तक कोई पता ही नहीं चला है कि वो कहाँ गया। जब से ये इस बच्चे और उसकी मौत हुई थी जिस दिन, उस दिन के बाद उसको भी कभी किसी ने देखा नहीं। तो इनके बारे में, जिसके बारे में ये बात है, जिस मकान में इनके साथ ये घटना हुई, इनके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा बाद में। पहले बात करते हैं पवन के बारे में, क्योंकि असल कहानी तो है ये पवन की। अब पवन क्या है कि मैंने आपको बताया कि कमरा खाली कर दिया उसने अगले दिन ही। तो आज सुबह सुबह 6 बजे ही वो और उसकी बीवी अपना झाड़ू वाड़ू लेके पहुंच गए वहाँ साफ करने के लिए उसको, नए वाले फ्लैट को। और एकदम खुश हैं, एकदम मन ही मन भाई, एकदम एक छोटे से कमरे से, और हम एकदम, देखिए हमारी तरक्की देख रही है तो मेरी, एकदम बड़े फ्लैट में ले आया तेरे को, 100 गज का फ्लैट। तो वो लोग साफ सफाई करते हैं आराम से, बिल्कुल खुशी, आज तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। साफ सफाई करते करते उन्हें एक अजीब सी बदबू आती है मालती को। पवन को ये बदबू शायद इसलिए नहीं आई क्योंकि वो इस गोडाउन में रेगुलर कभी दिन में आता जाता रहता होगा। ये उसके मकान, जो जिस दुकान में काम करता है ना, उसके मालिक का ही है ये गोडाउन, यहाँ उनका एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है। तो उसे कोई खास बदबू आ नहीं रही थी, लेकिन मालती को एक अजीब सी बदबू आती है। मालती बोलती है कि तुम्हें कुछ यहाँ सड़ने वड़ने की स्मेल आ रही, नहीं आ रही? तो बोलता कि हाँ थोड़ी थोड़ी तो, अरे यार गोडाउन है नीचे, अब ये गोडाउन में ये चूहे वूहे बिल्ली बिल्ली नहीं मरेंगे तो और क्या होगा, हो सकता कोई चूहा बिल्ली मर गया होगा नीचे, इतना क्यों टेंशन ले रही है, मैं कल दिन में साफ कर दूंगा, फिक्र मत कर, अभी अपना ये वाला फ्लोर साफ कर लेते हैं, गोदाम का तो मालिक देखेंगे, हमें क्या मतलब है उससे। वो अजीब सी बदबू रहते भी वो अपना वो साफ सफाई कर लेते हैं, और दोपहर को लगभग 2-2:30 बजे अपना लंच वंच करके, और पवन चला जाता अपने काम पर वापस, मालिक के यहाँ जहाँ काम करता है वो। आज वो बहुत खुश है कि अरे वाह मज़ा आ गया एकदम, क्या बढ़िया फ्लैट, और यहाँ तो बेड बेड भी पहले से ही है, एक अलमारी भी है, छोटा मोटा सामान है यहाँ पर। तो मुझे, मेरे पास सामान भी कम था तो मेरे सामान खरीदना भी नहीं पड़ेगा, मेरी तो मौज हो गई। पवन का टाइम तो अपने काम पर, देखिए हेल्पर का काम करता, दिन भर काम तो लेते ही है मालिक, दिन भर उसका टाइम पास हो जाता वहाँ काम करके। लेकिन यहाँ इस तरफ, यहाँ इस घर में मालती बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि हमारे यहाँ जब ये ऊपर रहा करते थे ये लोग पहले, तो यहाँ ऊपर 5-6 किराएदार और भी हैं, तो जिनके साथ बात बात करके लेडीज़ लोग छत पे बैठ जाती हैं, मेरी वाइफ भी ऊपर छत पे बैठ जाती थी साथ में, तो टाइम वाइम पास बढ़िया हो जाता था उसका। लेकिन यहाँ तो उसका टाइम काटना बहुत भारी हो गया है, और उसे ना अजीब सी हरारत सी महसूस हो रही है, जो शरीर दर्द करता है, बुखार बुखार सा फील हो रहा है, और ऊपर से एक अजीब अकेलापन जो उसे काटने को दौड़ रहा है। शाम को पवन आता है 8-8:30 बजे के आसपास, तो देखता है कि मालती को ना थोड़ा बुखार है। क्या हुआ, कैसे बुखार कैसे हो गया तुम्हें? तो बोलो आज दिन में साफ सफाई करी थी ना, आज लग रहा है थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत हो गई, सामान वामान खिसकाना, ये साफ करना, सारा सामान वो भैया के घर से यहाँ ला के शिफ्ट करना, तो थकान हो ही जाती है, और मुझे थोड़ा सा बुखार है। आप एक काम करो, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, मेरे को दवाई दिला लाओ, मेरे को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है।
तो पवन और उसकी पत्नी मालती डॉक्टर के पास जाकर दवाई ववाई ले आते हैं और खाना वाना खा के दवाई लेके लेटने की तैयारी करते हैं। तो असली जो घटना है जिसके बारे में हम ये पूरी कहानी सुन रहे हैं, उसकी शुरुआत होती है आज की रात से। मैंने आपको बताया कि पहले ही जो किराएदार यहाँ रहा करता था 5-6 साल पहले, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, वो अपना बेड, गद्दा, अलमारी, जो जो बड़े बड़े सामान थे वो सब यहीं रह गए थे उसके। क्योंकि मैं बताया कि वो आदमी तो आया नहीं और छोटे मोटे सामान जो थे वो मालिक ने बेच बाच दिए होंगे, लेकिन ये बड़ा बड़ा सामान रखने दिया यहाँ पर कि जो किराएदार आएगा वो इस्तेमाल कर लेगा। सोने से पहले मालती बोलती है कि एक बार ना इस बेड और इस गद्दे को दोबारा झाड़ लेते हैं, इसमें थोड़ी सी वो बोलते हैं ना धूल मिट्टी ज़्यादा है। 5-6 साल से आप समझ रहे होंगे कि जो गद्दा 5-6 साल से चाहे कमरे में ही बंद हो, एक फ्लैट में बंद हो, लेकिन धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से घुस जाती है। तो वो लोग उसे झाड़ के साफ करने लगते हैं, उसमें से बहुत धूल निकलती है। जब ही मालती देखती है कि इस गद्दे के पीछे की साइड, जब इस गद्दे को उठा के देख रहे हैं तो आगे पीछे दोनों तरफ से झाड़ रहे होंगे, तो झाड़ते झाड़ते देखते हैं कि उस गद्दे के पीछे की साइड 1/4 हिस्से में बहुत सारा खून लगा हुआ था, सूखा हुआ खून। अब मालती देखकर एकदम घिन सी आ जाती है उसको। बोले यार ये क्या गंद, पता नहीं क्या है ये, चूहा बिल्ली, पता नहीं कैसा खून है, किसी इंसान का ही तो नहीं है, क्या है पता नहीं। एक काम करो, इस गद्दे को साइड में फेंक दो और इसे बालकनी में रख दो वहाँ बाहर, ये कल मालिक को बता देना, वो जो करना होगा कर लेंगे इसका, हम तो अपनी बिछौनी बिछा लेते हैं इस पे। तो बोला हाँ हाँ ठीक है, और पवन उसको गद्दे को बाहर रखे आता है। सो जाते हैं। थोड़ी बहुत देर बाद, जब ही थोड़ी देर ही हुई होती है सोए हुए, मालती को अचानक से एक सपना आता है। सपने में वो क्या देखती है कि एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है उसे, 5-6 साल का, और जिस 5-6 साल के बच्चे के चेहरे पर खून लिपटा हुआ है, मतलब खून से लथपथ चेहरा एकदम, और बेड से कुछ हिलने की आवाज़ आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बेड ना अंदर से, बेड के अंदर कुछ है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और अंदर वो पूरा बेड हिल रहा है। ये सारी घटना उसे सपने में ही हो रही है उसके साथ। वो एकदम से चौंक के उठ जाती है जैसे ही वो बेड हिलने लगता है उसका। तो जब उठती है तो देखती है कि ना कुछ बेड हिल रहा है और ना सामने कोई है, जो कोई उसे दिखाई दे रहा था वो बच्चा। समझ जाती है कि मैं कोई सपना अपना देख रही थी, और वो उठती है तुरंत। वो पवन को उठाती भी नहीं है, उठती है और टॉयलेट के लिए चली जाती है उधर, कि उठ गई हूँ तो चलो टॉयलेट कर लेते हैं। और जब जाती है सामने, तो सिंक के सामने हाथ वाथ धोते हुए, सामने शीशा लगा हुआ है, उस शीशे में देखती है कि उसके अपने खुद के चेहरे पर खून लगा हुआ है। जैसे ही अपने चेहरे पर खून देखती है तो एकदम चिल्ला पड़ती है, पवन, पवन देखो, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया। तो पवन एकदम से चौंक कर उठता है और उस तरफ जाता है। बोला क्या क्या हुआ, यहाँ क्या कर रही हो? बोला देखना ये मेरे चेहरे पर ये कैसा खून लगा हुआ है। तो बोला कहाँ लगा है तेरे चेहरे पर खून, साफ तो है एकदम। बोला देखना देखना। और वो जैसे दोबारा पलट कर देखती है उस शीशे की तरफ, तो अब वो देखती है उसके चेहरे पर एक छोटा सा भी दाग नहीं है खून का, बिल्कुल साफ चेहरा जैसा उसका है। तो पवन बोलता क्या क्या बावली हो गई है क्या, क्या खून खून चिल्ला रही है रात को, सपना देख लिया क्या कुछ? तो जब ही मालती बोलती है हाँ मैं ऐसा ऐसा एक सपना देख रही थी, शायद वो मेरे मन को वहम हो गया होगा और मैं ये देखने लगी कि मेरे चेहरे पर ही खून लगा हुआ है। और ना मुझे वो सपने में ऐसा लग रहा था इस बेड के अंदर कुछ है, एक काम करना इस बेड को खोलोगे? तो पवन बोलता है अब रात को तो लगभग 2 बज रहे हैं, 2 बजे तो बेड खुलवाने, यार थक रहा हूँ मैं, नींद आ रही है, सो जाते हैं, कल देखेंगे इसको। बोला नहीं नहीं प्लीज़ देख लो ना। तो पवन उस बेड को खोलता है और बोला देख क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है, तुझे पता नहीं क्या लग रहा है इसके अंदर। अरे सपना तो कुछ भी आ जाता है किसी को भी, बस ठीक है। वो लोग थोड़ा डांट सा देता उसको, बोला तेरा दिमाग विमाग कहाँ है तेरा आजकल, कभी लग रहा है बुखार चढ़ गया तेरे दिमाग में। आप जानते ना, या तो मजाक समझ लीजिए या डांटना समझ लीजिए। तो वो लोग सो जाते हैं दोबारा से। अभी थोड़ी देर हुई नहीं होती, मालती को फिर से एक और सपना आता है। अब की बार वो सपने में क्या देखती है कि उनके बेड के ऊपर जो पंखा है
उस पंखे से एक औरत की लाश लटक रही है और उस लाश के पूरे शरीर से बहता हुआ खून उसके पैरों से होता हुआ उसके ऊपर गिर रहा है, उस बेड के ऊपर। और वो एकदम से फिर से चिल्ला के उठती है। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि जब वो देख रही थी ये सब कि खून टपक रहा है सपने में, तो उसे ऐसा लग रहा था कि नीचे से उसकी टांग पकड़ के किसी ने हिलाई हो। जैसे आप बेड से टांग बाहर करके लेटे हुए हैं थोड़ा सा, और आपके बगल से कोई जाए तो आपका पैर हिल जाता है ना, कुछ वैसे। ये एकदम होते के साथ ही वो एकदम उठती है, एकदम चिल्लाते हुए उठती है। पवन एकदम से लाइट जलाता है कि तू नहीं, आज नहीं सोने देगी लग रहा है मुझे। और जैसे लाइट जलाता है तो मालती देखती है कि पवन देखना, तुम्हारी नाक से खून कैसे बह रहा है ये। पवन बोलता खून, और नाक पे हाथ ला के देखता, बोला हाँ यार है तो खून ही। तो मैं कह रही थी ना सपने में मेरे को ये सब खून दिख रहा है। बोला अरे पागल मत हो, गर्मी का टाइम है इतना, और इतनी मेहनत का काम करता हूँ, आज कल मटन खाया था, हो सकता है उसकी वजह से ऐसे हो गया हो, गर्मी वर्मी चढ़ गई हो, ये तो नॉर्मल है, गर्मियों में ऐसा हो ही जाता है। वो थोड़ा सा खून उसका जो नाक से गिरा वो थोड़ा फर्श पे भी गिर गया था। तो मालती बोलती है मैं पोछे लेके अभी साफ कर देती हूँ इसको। बोला नहीं नहीं, रात को कहाँ साफ करेगी। और पवन क्या करता है, अपना मुंह धो के आता है, नाक वाक साफ करके आता अपनी, और वो लोग फिर सो जाते हैं। अब पूरी रात मालती को ऐसे ही सपने आते रहते हैं। कभी नीचे से बेड में से कुछ बज रहा है, कभी उसका कोई पैर हिला रहा है, कभी वो ऊपर से उसे वो महिला दिख रही है जो खून टपक रहा है पंखे पे से। लेकिन डर के मारे ना, वो डर के मारे बोल दीजिए, शर्म के मारे बोल दीजिए, वो बताती नहीं है पवन को अब कि मैं बार बार उठा रही हूँ ना, ऐसा ना हो चिढ़ जाए और बोले कि तेरे को क्या पूरी रात तेरे सपने ही देखता रहूं या काम वाम पे भी जाऊंगा सुबह। तो सुबह ये दोनों उठते हैं और अपना, आप जानते हैं कि गाँव की जो ये महिलाएं होती हैं वो बहुत जल्दी उठ जाती हैं। तो इस मालती को अभी भी वही आ रहा था, ये सुबह 4:30-5 बजे उठ जाती है, अपना झाड़ू पोछा लगाकर, पवन अभी सो ही रहा है, झाड़ू पोछा लगाकर अपना सब काम रेडी, नाश्ता वास्ता करके रेडी बिल्कुल एकदम। लेकिन जो वो खून रात को गिरा था ना, वो खून बहुत ऐसा जम सा गया है खून, और वो साफ बहुत मुश्किल से हो रहा है। किसी तरीके से उसको साफ वाफ करती है और पवन को उठा देती है कि चलो काम पे नहीं जाना क्या तुमको। पवन नहा धो के नाश्ता करके अपने काम पे निकल जाता है। और अब मालती जो है वो कपड़े जो धोए हैं उनको बाहर रेलिंग पे बालकनी में सुखाने के लिए जाती है। जब ही जो सामने वाली भाभी जिनके बारे में आपको बता रहा था, वो एकदम उनको सामने से हाथ हिलाते हुए बोले तुम यहाँ नई किराएदार आई हो क्या। बोला हाँ जी, वो मेरे जो पति हैं पवन, वो मालिक के यहाँ काम करते हैं और उन्होंने हमें ये फ्री में रहने के लिए दे दिया है। बोले कि तुम लोग मेरे यहाँ तो काम करते ही हो, मेरे गोदाम की थोड़ी सी रखवाली भी हो जाएगी। तो जब ही वो सामने वाली जो लेडी हैं वो बताती हैं कि ऐसा है, इस घर में मत रहो, इस घर में आज तक जो भी रहा है या तो उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, या फिर घर में से एक आध की मौत हो गई। ये घर सही नहीं है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। इस घर में कई लोगों के साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं इस घर से। हम तो सामने रहते हैं, हमें पता है कि इस घर में क्या है, हमारे सामने ही हुआ था सब कुछ। ये बात कर ही रही होती है कि एकदम से वो पवन का फोन बज जाता है अंदर, तो ये मालती अंदर चली जाती है। अब जानते हैं ना कि नई नई शादी हुई है तो आदमी कम से कम दिन में 4 बार बीवी को फोन तो मिला ही देता है। तो पवन से बात करके अब मालती फोन काटती है, तो उसके मन में ना वो बात लगी हुई है कि यार वो सामने वाली जो औरत है वो पता नहीं क्या बोल रही थी। एक बार को तो सोचती है कि मैंने उसको फ्री में बताया ना कि फ्री में दिया मालिक ने, तो चिढ़ रही होगी कि हमें इस्तेमाल करने के लिए दे देते, वो किसी और को फ्री में क्यों दे दिया। लेकिन मन में उसके वहम तो आ ही गया है अभी। वो अकेले बैठ के पूरे दिन इस बारे में ही सोचती रहती है। और उसकी तबीयत आप जानते हैं, बुखार तो था ही एक दिन पहले, और ऊपर से पूरे दिन ये सब सोचते रहना, उसकी तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पवन शाम को आता है तो देखता है कि बहुत बुरी तरीके से तप रही है मालती बुखार में।
और जैसे ही वो आया हुआ होता है उसी दौरान उसके सामने ही मालती एकदम से 3-4 बार उल्टी कर देती है। पूरे फर्श पे उल्टी उल्टी बिखरी हुई है घर में। तुरंत कुछ भी नहीं दिखता पवन और अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले आता है। वहाँ ग्लूकोज वलूकोज चढ़ाता है डॉक्टर, जो भी दवाई वाई दी होगी। और वो लोग रात को आ जाते हैं अपने घर वापस, थोड़ी देर में ही आ जाते हैं वापस। पवन अपने घर में साफ़ सफाई करता है क्योंकि बीवी की हालत तो वैसी है नहीं। खाना वाना बनाता है। देखो लड़का बहुत बढ़िया है, खाना वाना अपना एकदम परफेक्ट, हर चीज़ आती है इसे। ये मेरे यहाँ बहुत साल से रह रहा है किराए पे। तो खाना वाना बनाता है, दवाई देता है अपनी बीवी को और सो जाते हैं दोनों। और थोड़ी देर बाद फिर से वही सपने शुरू, लेकिन इस बार वो सपने इसको नहीं आ रहे थे, मालती को। वो सपने आ रहे थे इस बार पवन को। पवन देखता है कि पंखे से लटकती हुई वो 30-32 साल की एक औरत, जिसके शरीर से खून टपक रहा है, और उसे लग रहा है कि बेड के अंदर से किसी के हाथ निकले हैं। देखिए अंदर से वैसे हाथ तो निकल नहीं सकते, लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसको ना किसी ने जकड़ रखा है, मतलब बेड पे से हिलने नहीं दे रहा है कोई। और उसे एकदम से किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जैसे कोई दर्द में बहुत चीख रहा हो, कोई किसी को मार रहा हो बहुत बुरी तरीके से। एकदम से चौंक के उठता है और ये देखता है कि बगल में मालती नहीं है। वहाँ पर जिस कमरे में लोग सोए हुए हैं, इस कमरे में मालती नहीं है। गेट खुला हुआ है और देखने जाता है तो मालती दूसरे कमरे में, जो ड्रेसिंग टेबल होता है जिस पर महिलाएं श्रृंगार वगैरह करती हैं, मेकअप वगैरह करती हैं, इसके सामने बैठ के उस ड्रेसिंग टेबल के सामने शीशे में मालती अपने आप को घोरे जा रही है, एक टक देखे जा रही है। पवन आवाज लगाता है, मालती यहां क्या कर रही हो रात को? मालती एकदम जैसे नींद से उठी हो। बोले हैं क्या? बोले मैं पूछ रहा हूं यहां क्या कर रही हो रात को? बोले पता नहीं, मैं शायद नींद में चलती हुई आ गई होंगी। तो पवन बताता है, यार तू नींद में चल के आ गई, मुझे वहां डर लग रहा था, मैंने ऐसा सा सपना देखा। ये औरत देखी, वो बच्चा छोटा, ऐसा लग रहा कोई नीचे से कोई बच्चा मेरे को पकड़ रहा है। आवाज आ रही थी एक औरत के चिल्लाने की, जैसे कोई उसे मार रहा हो। तो मैं भी तो कल तुम्हें यही बता रही थी कि मुझे भी ऐसी आवाज आ रही है, जब तो मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे तुम। और ये सामने वाली जो भाभी जी है ना सामने, ये बता रही थी कि वो इस घर में ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, इस घर में कुछ भूत प्रेत आत्मा ऐसी कुछ चीजें हैं। बोले लग रहा है तुझे यही सब दिन भर लगा रहता है, तो क्यों सपना अपना यार हो सकता है आ जाता है, और इतने दिन से खाली पड़ा है सपना अपना, क्या डर लग रहा होगा हम दोनों को, होता ना कि कोई है नहीं यहाँ, तो इसलिए डर वर गए होंगे हम शायद। तो वो लोग ये बातें करके अपने आप को समझाते हुए, अपने मन को समझाते हुए फिर से सो जाते हैं। और सो तो नहीं पाते, वो आधी सी आंख, मतलब आंख बंद करके लेटे हुए हैं। और उन्हें फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, एक औरत की, बहुत दर्द में कराहती हुई औरत। और एक बच्चे की आवाज़ आती है, छोटा बच्चा है, जैसे उसका कोई मुंह दबा रहा हो और बच्चा चिल्लाने की कोशिश कर रहा हो। आंख खुलती है दोनों की, मतलब सोए तो थे ही नहीं। आंख खोल कर देखते हैं कि, और खुली आंखों से देख रहे हैं कि पंखे पर एक लाश लटकी हुई है। अब की बार वो दोनों को दिखाई दे रहा है, पंखे पर वो लटकी हुई लाश, और बेड जोर जोर से हिल रहा है, जोर जोर से एकदम, जैसे अंदर किसी, क्या बताऊं मैं आपको, आप समझिए कि अंदर किसी बड़े जानवर को बंद कर दो बेड के, और वो हिलने की कोशिश करे तो कैसे हिलेगा, इतनी तेज तेज हिल रहा है बेड। दोनों उठना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं वहां से, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। बस यहीं तक याद था उसको, मालती को और उसके पति को, उस रात के बारे में। उसके 2 दिन तक ना ही पवन घर से बाहर निकला, ना उसकी बीवी घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकलने का मतलब है कि है ना, कपड़े वपड़े सुखाने के लिए कुछ भी। ना पवन दुकान पर गया, तो मालिक ने कॉल वॉल इसलिए नहीं करा कि भाई नई नई शादी हुई है, आदमी तबीयत खराब बता रहा था कल अपनी बीवी की, तो होस्ता रुक गया हो। लेकिन छोटे भाई को चिंता होने लग जाती है। उसका छोटा भाई भी वो बगल वाली दुकान पे ही काम करता है, जो अपने भाई को रेगुलर रोज देखते हैं, तो बात तो हो ही जाती है। और उसका भाई ना उस टाइम उसके साथ नहीं रहता था, छोटा वाला, वो अलग ही रहता था कहीं।
तो जब ही वो सोचता है यार भैया आए नहीं 2-3 दिन से, 2 दिन से आए नहीं, देखा नहीं उनको, आज शाम को घर चलूँगा। तो घर जाता है, वो देखता है कि कोई गेट नहीं खोल रहा है, बार बार बजाते बजाते बहुत देर हो जाती है उसे गेट बजाते हुए। लगभग 10-15 मिनट के बाद गेट खुलता है। सोचता सो रहे होंगे, हो सकता है तबीयत खराब हो भाभी की और सो रहे हों। तो पवन गेट खोलता है। पवन का चेहरा ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसे कई दिन से किसी ने खाना न दिया हो, बाल एकदम बिखरे हुए और शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही है। कैसी बदबू इसका तो नहीं बताया जा सकता। तभी वो अपनी भाभी को देखता है, कोने में बैठी हुई है, एकदम फर्श पे नीचे कोने में बैठी हुई है। बोले भाभी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी भी एक क्या, तुम दोनों हो कहाँ दोनों 2 दिन से। वो दोनों से बात कर रहा है लेकिन दोनों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कि दोनों को वो बोल तो रहा है लेकिन वो दोनों सुन नहीं रहे हैं। वो समझ जाता है, लग रहा है इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। वो तुरंत अपने बड़े भाई और भाभी को कॉल मिलाता है जो थोड़े दूर रहते हैं। तुरंत उसके बड़े भैया और भाभी 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ही आ जाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों की कैसी हालत बुरी हो रखी है। तो भाभी पूछती है जो बड़ी वाली कि मालती कहीं लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई तुम्हारे बीच में। वो बात करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उन्हें, मैं बता रहा हूँ ना आपको, दोनों एकदम ऐसे थे कि कोई सदमा लग गया हो दोनों को, कोई जवाब नहीं कुछ नहीं। तो वो बोलती हैं कि एक काम करो, इन दोनों को ना अपने घर पे ले चलो। तो उसकी बड़ी भाभी पवन और मालती को अपने घर ले जाती हैं। वहाँ जाकर उन्हें नहलाना धुलाना, खाना वाना खिलाया। तो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करने लगे दोनों। पूछने पर बताया कि पता नहीं हमें कुछ याद ही नहीं है, हम 2 दिन हो गए क्या मुझे यहाँ पे। तो उसकी भाभी को शक हो जाता है कि ऐसा तो नहीं इनके साथ कोई ऊपरी चक्कर या कोई भूत प्रेत वाली कोई घटना। वो घर है भी एकदम सुनसान से एरिया में और वो घर कुछ लगता भी कुछ अजीब ही है देखने में। गोडाउन के ऊपर एक ही कमरा, मतलब एक ही ऊपर फ्लोर है और वो फ्लोर एकदम, वो वहाँ अंदर होता है ना, कहीं कहीं आप घुसते हैं तो घुसते आपको एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। तो इसकी भाभी को लगा कि वहाँ कुछ उनके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो चलो कोई नहीं, अब जो था सो था। ये थोड़ा बोलती भी है कि तुम्हें वहाँ कुछ अजीब तो नहीं दिखाई देता या फिर तुम्हारे साथ कोई घटना। बोले नहीं कुछ, मैं बता रहा हूँ कि हमें कुछ याद है ही नहीं कि वहाँ हमारे साथ क्या हुआ। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि हम 2 दिन से नहीं आया, मैं बाहर नहीं निकला, मालिक क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो तभी उसके बड़े वाले भाई जो हैं वो भी कभी हमारे यहाँ किराए पर रहा करते थे। तो वो बोलते हैं कि एक काम करो, तुम यहाँ मत रहो, ये जगह सही नहीं है। अगर तुम वहाँ होते तो वहाँ भैया देख लेते या फिर और किराएदार देखते तुम्हें। एक काम करो, भैया के पास चलते हैं दोबारा, सूरज भैया के पास, और उनसे बात करते हैं कि वो हमें वो वाला रूम दोबारा रेंट पे दे दो। तुम यार फ्री व्री के चक्कर में खामखा किस दिन दिक्कत हो जाएगी, कौन देखेगा तुम्हें। हम तो दूर रहते हैं तुमसे। तो पवन को समझ में आ जाती है बात और पवन तुरंत ही मेरे पास आता है उस दिन और आके ही, भैया वो सॉरी मैं यहाँ से कमरा खाली करके चला गया था। मैंने बोला यार सॉरी वॉरी वाली क्या बात है, तुम्हें इतना बढ़िया फ्री में मिल गया तो तुम जाओगे ही, इसमें कोई सॉरी वाली क्या है भाई। नहीं भैया, वो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को वो वाला जो कमरा है ना वो दोबारा दे दो किराए पे। मैंने बोला यार देख, दे तो मैं देता भाई तुझे, लेकिन वो ना जब तुम चले गए थे यहाँ से तो मैंने उस कमरे में रिपेयरिंग के लिए लगा दिया। अब उस कमरे में ना वाइट वॉश हो रही है, तुम देख लो एक बार अपने कमरे में, उधर वाइट वॉश वगैरह चल रही है, सफेदी हो रही है। 2-3 दिन में हो जाएगी, अपना आ जाना भाई, कोई बात नहीं। वो एकदम हाथ जोड़ने लगा, नहीं भैया मैं आज ही दे दूँ ना, वाइट सफेदी वफेदी हम अपने आप करवाते रहेंगे। मन के नहीं भाई, अब तो होने ही दे सफेदी, अब तो ये कमरा खाली हो तो गया ही है, अब तरीके से काम हो जाएगा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी जिद क्यों कर रहा है कि मैं इसी में आऊँगा। मैंने लड़ाई वड़ाई होगी मालिक वालिक से, मालिक ने भगा दिया होगा, खाली करे हमारा। मैंने भी हाँ कर दी, इतने दिन से मैं जानता था लड़के को, लड़का बढ़िया है ही। आज वो पूरे दिन फिर से अपने भैया भाभी कहीं रुक जाते हैं। पूरा दिन नॉर्मल एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें, एकदम ठीक से बात करते हैं, कोई सपना नहीं आना, कुछ दिखना नहीं। तो वो सोचते हैं कि चलो अब नॉर्मल है सब कुछ, अपने घर चले आते हैं। यार भैया भाभी के यहाँ एक ही रूम है, यहाँ कब तक रुकेंगे, इनका मकान मालिक बहुत चिक चिक भी करता है।
तो उसका भाई जाते हुए समझाता कि देख, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मेरे को कॉल कर दियो, तो अपना फ़ोन चार्ज रखा कर। एक तो ये बहुत गंदी आता है तेरी, तो फ़ोन चार्ज नहीं रखता है, भूल जाता है फ़ोन कहीं भी। बोला हाँ हाँ भैया, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। आज अपने वो घर आ तो गए हैं रात को, लेकिन उन्हें जागते जागते ना 2 बज गए। उन्हें नींद नहीं आ रही, डर के मारे दोनों को ही, क्योंकि इस घर में घुसते के साथ ही उनके साथ अलग सा ही कुछ हो गया। मतलब होता ना कुछ, कहीं कहीं का एम्बियंट ही ऐसा, कहीं कहीं की आवाज, मतलब आसपास का माहौल ही ऐसा होता है कि इंसान डर जाता है, खौफनाक सा माहौल। तो अपने घर में जिसको डर लगे, सोचो उसके साथ क्या बीत रही होगी। हम सबसे जो सेफ जगह महसूस करते हैं वो होता है हमारा घर, और अगर आपको अपने घर में ही डर लगने लगे तो सोचिए कैसे बीतती होगी किसी के ऊपर। रात को लगभग 2 बज गए हैं, नींद नहीं आ रही दोनों को, और इधर उधर मुंह करके लेटे हुए हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ पीठ करके लेटे हुए हैं दोनों। एकदम से उसको आवाज आती है कि मालती जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अपना गला दबा रही है और पैरों को बहुत तेज तेज पटक रही है। उसे बोलता, मालती क्या क्या कर रही हो तुम? असल में वो मालती थी नहीं, उसके अंदर आ चुकी थी जो औरत उसे दिखती थी ना यहाँ पर, जिसकी वो आत्मा, जिसका वो शरीर लटकता हुआ देखते थे पंखे से, ये असल में उसकी आत्मा थी। और मालती जो है वो गुर्राने की आवाज़ निकालने लगती है। एक तरफ वो अपना गला दबा रही है, एक तरफ अजीब से गले से आवाज़ आ रही है, पैर पटक रही है। वो उसे रोकना चाहता है, वो उससे रुक भी नहीं रही है। पवन बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्ला चिल्लाकर सब पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाता है कि अरे देखना, मेरी बीवी को बचाओ बचाओ, मेरी बीवी को क्या हो गया। वो समझ तो जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ ऊपरी घटना हो चुकी है। जब ही बगल वाले जो सरदार जी हैं, वो एकदम से, उनका पूरा परिवार उठकर आता है, उनके 2 बेटे, वो खुद अंकल जी, एक घर में जो लेडीज़ होती हैं 1-2, और वो आकर देखते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सब लोग संभालते हैं पानी वाली। अभी तक तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये सरदार जी का जो परिवार है, ये सोच रहा है कि इसके साथ कुछ ना कुछ दौरा वौरा आया होगा इसको, ये दौरे में ऐसा करती होगी, कुछ मानसिक दौरा आ जाता है किसी किसी को। इसको ऊपर पानी वानी डालते हैं तो ये एक, सोच रहे हैं, नींद में से उठ जाती है, समझ लीजिए आप। उठती है, बोले हाँ क्या हुआ क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अपना गला दबा रही थी तुम, ये क्या, और ये क्या हुआ पवन? बोले ये अपना गला दबा रही थी और मैं रोकना चाह रहा था, ये रुक भी नहीं रही थी और बहुत तेज तेज अपने शरीर पटक रही थी, अपने पैर पटक रही थी बेड पे। तो सब लोग बोलते हैं एक काम करो, अपने घर में कोई और है तुम्हारे यहाँ जो रहता है आसपास में? बोला हाँ, मेरी भैया भाभी को मैं कॉल करके बुला लेता हूँ। उसके भैया भाभी तुरंत ही आ जाते हैं, मतलब 10 मिनट लगाते नहीं और आ जाते हैं। आते आते ना, जो सामने वाली जो भाभी जी हैं जिनके बारे में आपको बता रहा था, वो सब कुछ देख रही हैं, वो आवाज़ें भी सुन रही थी सारी, उन्हें नींद नहीं आ रही है। और वो जैसी उसकी भाभी आती है तो नीचे ही रोक लेती है। बोला बहन जी, मैंने आपकी बहू को भी ये सब बताया था कि इस घर में ऐसे ऐसे एक घटना हो चुकी है, किसी ने एक औरत को और उसके बच्चे को मार दिया था, बच्चे की लाश बेड में पाई गई थी और औरत को लटका दिया था बहुत बुरी तरीके से, जख्मी हालत में पंखे से, और उसका पति आज तक नहीं मिला। उस दिन से ही लगभग 5-6 साल हो गए इस बात को। इस घर से ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने इसे पहले ही बोला था कि यहाँ से खाली करके चले जाओ, लेकिन ये मेरी बात माने नहीं। तुम ले जाओ इसको यहाँ से, नहीं तो ये मारे जाएंगे। यहाँ पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है, जब भी तो इतने साल से खाली पड़ा है। और हमने उसको, जिसका मकान है ना ये, उसको बोला भी था कि यहाँ कुछ पूजा करवा ले, कुछ करवा ले, लेकिन वो अपने पैसों के लालच के चक्कर में किसी की जान लेने के पेपर तुला हुआ है। तो भाभी अंदर जाती है और वो, उसे जब पता चल गया ऐसा ऐसा है, तो वो पवन को और उसकी बीवी को बताती है कि वो ऐसे ऐसे बता रही थी। पवन की जो बीवी है मालती, उसकी हालत तो ऐसी हो रखी है, वो नहीं सुन रही है, कुछ समझ रही है, एकदम ऐसे लेटी हुई है, शरीर टूट रहा है उसका, समझ में नहीं आ रहा उसको कुछ भी, बस करहा रही है कि किसी ने मारा हो उसको बहुत बुरी तरीके से। आज की रात काटनी भारी पड़ जाती है उनके लिए। उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है मालती को, दवाई ववाई देते हैं लेकिन कोई दवाई असर नहीं कर रही है उसके ऊपर। तभी उसकी भाभी बोलती है पवन से कि पवन, जैसा मैं
मुझे बताया है सामने वाली भाभी जी ने, तुम्हारे ऊपर शायद किसी आत्मा का साया आ चुका है। बोला हाँ हाँ भाभी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, वो मुझे भी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इसके साथ तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। बोले एक काम करेंगे, कल सुबह 6 बजते ही वो पहाड़ी वाले बाबा के पास चलेंगे, वहीं कुछ हो सकता है, वरना ऐसे तो तुम लोग यहाँ अकेले मर जाओगे किसी दिन, हमें पता बाद में चलेगा। तो सुबह 6 बजते ही एकदम उठते ही वो लोग उन पहाड़ी वाले बाबा के आश्रम में चले जाते हैं। काफ़ी बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक आश्रम है उनका, और बहुत बताते हैं कि बहुत सिद्ध आदमी है वो, सिद्ध महात्मा है। उनके पास जाकर सारी सारी समस्या बताती है उनकी भाभी कि ऐसा ऐसा है। तो वो बाबा जी जैसे ही उसको देखते हैं, इन दोनों को सर पे हाथ रख के देखते हैं कि भाई इनके ऊपर तो 3 आत्मा का साया है। तो मालती की जो भाभी है, मतलब ये पवन की जो भाभी है, बोलती है कि बाबा जी किसी ने तो बताया कि वहाँ 2 लोगों की मौत हुई थी उस घर में सिर्फ। तो ये बोलते हैं नहीं, मौत उस घर में 3 लोगों की हुई थी, लेकिन तीसरे आदमी की बॉडी वहाँ से हटा दी गई थी बाद में, और इन दोनों की लाश वहीं पाई गई होगी। तो बोला हाँ हो सकता है ऐसा। बोला इनके ऊपर 3 आत्माओं का साया है और वो लोग इनके जरिए कुछ बोलना चाहते हैं। और बोलना क्या, देखो ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं किसी की सगी तो है नहीं, जिसके शरीर में भी जाएंगी उसको कुछ ना कुछ नुकसान ही पहुंचाएंगी। तुम एक काम करो, इन दोनों को यहाँ छोड़ जाओ, 2 दिन बाद आ जाना और तुम्हें ये बिल्कुल ठीक मिलेंगे। ठीक है बाबा जी, हाथ जोड़कर, और ये इसका भैया और भाभी और छोटा वाला भाई वहाँ से इन दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। हालत इनकी थोड़ी सी ऐसी है दोनों की, पवन की और इसकी। पवन की तो थोड़ी नॉर्मल है, लेकिन इसकी बीवी की बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब बाबा जी इनको क्या खाने के लिए देते हैं, वहाँ इनके साथ क्या करते हैं, क्या पूजा पाठ करते हैं, जब ये बात उन्होंने बताई तो इस बारे में उन्हें कुछ याद नहीं है कि इन 2 दिन वहाँ क्या हुआ उनके साथ। लेकिन बताते हैं कि हमें सिर्फ ये ध्यान था कि कहीं कोई आग जल रही है और हम उस आग के सामने पूरा पूरा टाइम उस आग के सामने बैठे हुए हैं। पता नहीं कैसे उन बाबा ने जो भी इलाज करा होगा, जो भी तंत्र मंत्र और जो भी प्रक्रिया वो करते होंगे, लेकिन जब शाम को 2 दिन बाद इसके घर वाले वहाँ पहुँचे हैं, इसके दोनों भाई और भाभी, तो पाते हैं दोनों एकदम बिल्कुल ठीक हैं। बोला अच्छा बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वहाँ पर कुछ दान दक्षिणा देकर वो पेटी में डाल देते हैं। बाबा जी अपने हाथ से कुछ नहीं लेते। तो जाते आते वो बाबा जी बोलते हैं कि मैंने ना सिर्फ इनका निवारण ये करा है कि जब तक ये उस घर में नहीं रहेंगे रात को, जब तक इनके साथ कुछ नहीं होगा, और अगर ये उस घर में दोबारा जाते हैं तो इनके साथ जो होगा अब की बार इनकी जान जाएगी, ध्यान रखना। तो बोले ठीक है बाबा जी, हम उस घर में इनको जाने ही नहीं देंगे। अब आज रात को इसके भैया और भाभी उसे अपने घर ही रोक लेते हैं दोनों को। सुबह मैं बता रहा हूँ ना, मैं ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, एकदम निकलते के साथ ही निकल घर से निकल ही गया, मतलब घर से बाहर निकला और बाइक स्टार्ट कर ही रहा था, एकदम से पवन आता और उसका भाई आता बड़ा वाला कि भैया वो कमरा खाली हो साफ हो गया ना बिल्कुल एकदम कमरा। मन के नहीं यार, वो जो सफ़ेदी वाला है ना वो बोल रहा भैया 1 आध दिन और लगेगा, वो कमरा जा रहा टूट फूट जा रहा थी उसमें। बोला भैया मुझे नहीं पता, मैं अपना सामान अभी लेके आ रहा हूँ, मेरे को आप बोलोगे तो मैं छत पे सामान रख लूँगा, जीने में सामान रख लूँगा, लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकता। मैं रख ले भाई, तेरी मर्जी है यार, अगर छत वत पे रख सकता है तो रख ले, कोई बात नहीं, बारिश वारिश तो है नहीं इस मौसम में, बाकी देख ले, साफ सफाई कर लेना अपने आप से तुम, वरना वो सफ़ेदी वाला करता है यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। बोला भैया मुझे नहीं पता, मैं यहाँ रहूँगा, हम वहाँ 1 मिनट नहीं रह सकते। मुझे अभी भी यही लग रहा था, मैं यार ये लड़ाई के चक्कर में है ये सब कुछ, ये लड़बड़ आया वहाँ अपने मालिक से, और एकदम होता है ना कि मेरी गो हर्ट हो जाती है कि यार अब तो वहाँ बिल्कुल 1 सेकंड नहीं रहूँगा मैं। ठीक है भाई रह ले। लेकिन जब आज 2 साल बाद मुझे बात पता चली है ना, ये पूरी स्टोरी उसके बारे में कि उसके साथ वहाँ क्या क्या घटना हुई थी, अगर वो उस टाइम मुझे ये सब बता देता कि उसके साथ वहाँ क्या क्या हुआ है, तो शायद मैं उसको ये जो कमरा है रेंट पे नहीं देता मेरे ख्याल से। क्योंकि हर आदमी डरता है यार, देखो आप सोचोगे कि तुम इतने बेकार इंसान हो, तुम डरते हो इतना, भाई डरते सब हैं यार।
सबका परिवार है, मेरा भी परिवार है। और अकेला वो तो रहता नहीं, ऊपर और भी किराएदार हैं, पता चल रहा उसके चक्कर में और किराएदार खाली करके चले जाते। लेकिन मैं डर तो गया उसकी बात सुन के कि यार इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। और जब वो उस टाइम वहाँ पे रहने के लिए वापस हमारे यहाँ आया तो लगभग 2-3 महीने तक उसका सारा पैसा दवाइयों में ही चला जाता था। इतनी बुरी हालत हो गई थी उनकी इस एक हफ्ते में कि जैसे कई कई महीनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया है। एकदम काले पड़ चुके थे दोनों। नई नई शादी होने के बाद भी, आप जानते हैं ना, नई नई शादी होती है तो इंसान और थोड़ा चमकता है। ये तो ऐसे हो गए कि एकदम बिल्कुल जान निकलनी बाकी रहेगी इन दोनों के अंदर से। किराया टाइम पे नहीं देना, ना किसी से बात करना, ना कुछ, अलग सदमे से में रहना। अगर मुझे उस समय पता होता, मैं उससे आज भी ये बात उसके सामने भी बोल सकता हूँ कि भाई मैं तुझे कमरा नहीं देता। डर सबको लगता है। और अगर बात करें उस घर की, जिस घर में ये सारी घटनाएं होती हैं और कई लोगों के साथ हो चुकी हैं, वो घर आज भी खाली है। सामने वाले पड़ोसियों को आज भी रातों को कभी कभी वहाँ से ऐसी चिल्लाने की आवाज़ और जैसे अंदर कुछ बहुत तेज तेज हिल रहा हो, ऐसी आवाज़ें आती हैं। और वो मकान, उसे शापित मकान कहना गलत नहीं होगा। और इसी वजह से जो उस मकान का मालिक है, वो उस जगह को अपने इस्तेमाल में कभी नहीं लेता है। और उसको गोदाम पर भी बताते हैं कि रात को 8 बजे के बाद कभी कोई नहीं जाता। कितना ही ज़रूरी काम हो, कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन रात को 8 बजे के बाद वो नहीं जाते वहाँ पर। और ख़ुद उसके मालिक की जो दुकान है, वो 9 बजे अपनी दुकान बंद कर देते हैं, जो कि उस गोदाम से बहुत दूर है। वो कभी भी, मैंने भी उस दुकान को कभी रात को 9 बजे के बाद खुलते नहीं देखा। तो शायद हो सकता है कि उसका जो मालिक है उसको ये सब बात पता भी है। लेकिन अगर आप किसी को ऐसे धोखे में रख रहे हो तो ये बात गलत है। आपको कभी किसी भी इंसान को ऐसे धोखे में नहीं रखना चाहिए, जिसकी वजह से शायद उसकी जान भी जा सकती है और उसके परिवार को पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़े। तो आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची और खौफनाक कहानी में। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, जिसने कहानी सुनी और सब्सक्राइब नहीं किया, याद रखना ये भूत रात को आपके पास जरूर आएंगे।